नमस्कार एस्पिरेंट्स। जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस खंड में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी का विश्लेषण करने जा रहे हैं, ट्रंप और मैक्रों के बीच का टैरिफ विवाद। देखिए, ये सिर्फ कोई खबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि 21वीं सदी में विदेश नीति कैसे व्यक्तिगत अहंकार, आर्थिक दबाव और बहुपक्षीय संस्थानों के बीच के टकराव में उलझ गई है। इस टॉपिक को गहराई से समझना आपको मेंस में उत्तर लिखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एनालिटिकल पॉइंट्स देगा। हमारे विश्लेषण का ढांचा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपको मेंस की परीक्षा में अपना उत्तर लिखने के लिए अपनाना चाहिए। सबसे पहले हम इस विवाद के संदर्भ और इसकी जड़ को समझेंगे। फिर हम इससे जुड़ी कुछ प्रमुख अवधारणाओं यानी की कॉन्सेप्ट्स जैसे कि वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस पर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रही और इसके क्या प्रभाव हुए। और सबसे आखिर में हम पूरी तरह से परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि इस विषय से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में किस तरह के सवाल बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसका संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट स्थापित करते हैं। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये घटना सीधे सीधे उस नियम आधारित व्यवस्था यानी रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर एक सवालिया निशान लगाती है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी थी। ये हमें कुछ हद तक शीत युद्ध के दौर की भी याद दिलाता है, जहां बड़ी शक्तियां अक्सर संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों को नजरअंदाज कर देती थीं। तो हमें यह समझना होगा कि क्या हम एक ऐसे नए दौर में जा रहे हैं जहां वैश्विक संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। तो हमारे सामने ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो नाटो सहयोगी देशों के बीच हुई असहमति, एक नए ग्रुप को लेकर हुई असहमति, 200% टैरिफ की धमकी और यहाँ तक कि निजी राजनयिक संदेशों को लीक करने तक पहुँच गई। ये सिर्फ एक असहमति नहीं थी, इसके मूल में वैश्विक व्यवस्था यानी ग्लोबल ऑर्डर को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों का टकराव था। आइए इस पूरे घटनाक्रम को एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस नाम के एक प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसकी प्रतिक्रिया में ट्रंप ने तुरंत फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली, जो कि आर्थिक हथियार का एक साफ साफ इस्तेमाल था। और हद तो तब हो गई जब कूटनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर ट्रंप ने मैक्रो के निजी संदेशों को सार्वजनिक कर दिया, जिससे ये मामला पूरी तरह से एक व्यक्तिगत टकराव में बदल गया। अब इस पूरे विवाद के केंद्र में था ये तथाकथित बोर्ड ऑफ पीस। कहने को तो इसका उद्देश्य गाजा का पुनर्निर्माण करना बताया गया था, लेकिन असल में ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के समानांतर एक वैकल्पिक शक्ति संरचना बनाने की कोशिश थी। ये एक तरह का एक्सक्लूसिव क्लब था जिसमें अमेरिका का दबदबा होता, और ये यूएन चार्टर के मूल सिद्धांतों, खासकर सभी देशों की संप्रभु समानता यानी सॉवरेन इक्वालिटी के सिद्धांत को सीधी चुनौती देता। अब जाहिर है, फ्रांस जो खुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्थायी सदस्य है और हमेशा से बहुपक्षवाद का एक बड़ा समर्थक रहा है, उसने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। फ्रांस का तर्क था कि ये पहल यूएन प्रणाली को कमजोर करेगी, इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय वैधता यानी इंटरनेशनल लेजिटिमेसी नहीं होगी और ये अमेरिका के प्रभुत्व को और मजबूत करेगी। फ्रांस ने इसे यूरोप की रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर भी एक तरह के हमले के रूप में देखा। फ्रांस के इस इनकार पर जो प्रतिक्रिया आई वो कूटनीतिक नहीं बल्कि पूरी तरह से आर्थिक थी। ट्रंप प्रशासन ने फ्रांस की वाइन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी। यह व्यापार के शस्त्रीकरण यानी वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, जहां व्यापारिक नीतियों का इस्तेमाल विदेश नीति के लक्ष्यों को साधने के लिए एक हथियार की तरह किया जाता है। जाहिर है, यह डब्ल्यूटीओ के नियमों के भी खिलाफ था। ठीक है, तो अब तक हमने घटना को समझ लिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मेंस परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी इस मुद्दे से जुड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाएं या की कॉन्सेप्ट्स। देखिए, हमारी पहली और सबसे अहम अवधारणा है व्यापार का शस्त्रीकरण, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप टैरिफ और प्रतिबंध जैसे आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल अपने रणनीतिक और विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है, लेकिन पिछले कुछ सालों में खासकर अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के दौरान इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये पारंपरिक कूटनीति की जगह आर्थिक दबाव को प्राथमिकता देता है। ये घटना हमें दो प्रमुख विचारधाराओं का सीधा टकराव दिखाती है। एक तरफ है बहुपक्षवाद यानी मल्टीलैटरलिज्म और दूसरी तरफ है एक पक्षवाद यानी यूनिलैटरलिज्म।
बहुपक्षवाद, जिसका फ्रांस जैसे देश समर्थन करते हैं, कहता है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान यूएन, डब्ल्यूटीओ, G7 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए मिलकर करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक पक्षवाद है, जैसा कि हमें ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नजरिए में दिखा, जो राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखता है, भले ही इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों या सहयोगियों को नजरअंदाज ही क्यों न करना पड़े। और हमारी तीसरी महत्वपूर्ण अवधारणा है संप्रभुता, यानी सॉवरेनिटी। अंतर्राष्ट्रीय कानून का ये एक आधारभूत सिद्धांत है, जिसका मतलब है कि हर देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा, जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी, तो मैक्रोन ने डेनमार्क की संप्रभुता का बचाव किया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ये नींव वेस्टफालिया की संधि से जुड़ी हुई है, जो 1648 में हुई थी। तो ये तो हुई कॉन्सेप्ट्स की बात। अब देखते हैं कि इस घटना पर दुनिया भर में क्या प्रतिक्रियाएं हुईं और इसके क्या दूरगामी परिणाम हुए। क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका और फ्रांस का मामला नहीं था, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना था। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये है स्टेक होल्डर एनालिसिस, जो GS2 के उत्तरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हम देखते हैं कि किसी भी देश का स्टेटेड पोजीशन, यानी जो वो दुनिया को कह रहा है, और उसका अंडरलाइंग इंटरेस्ट, यानी उसका असली मकसद क्या है। आप देख सकते हैं, अमेरिका का घोषित उद्देश्य तो फ्रांस को सजा देना था, लेकिन असली मकसद अमेरिकी प्रभुत्व को स्थापित करना और मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देना था। उसी तरह फ्रांस बहुपक्षवाद की रक्षा की बात कर रहा था, लेकिन साथ ही वह वैश्विक शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को भी बचा रहा था। और यूरोपीय संघ के लिए यह एकजुटता दिखाने और अपने एकल बाजार यानी सिंगल मार्केट की रक्षा करने का सवाल था। और यूरोपियन यूनियन ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने साफ संकेत दिया कि अगर फ्रांस पर टैरिफ लगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने 108 अरब डॉलर के अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी। ये दिखाता है कि फ्रांस अकेला नहीं था और ये एक बड़े ट्रेड वॉर में बदल सकता था। इस वैचारिक लड़ाई की सबसे तीखी और स्पष्ट आवाज हमें दावोस समिट में सुनने को मिली, जब राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपने भाषण में बिना नाम लिए सीधे तौर पर ट्रंप की नीतियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा, हम क्रूरता पर कानून का शासन, धौंस पर सम्मान और एकतरफा खतरों पर बहुपक्षीय सहयोग चुनते हैं। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो अलग-अलग रास्तों को बहुत साफ तरीके से परिभाषित करता है। तो इस एक घटना से हमें 3 बड़े ग्लोबल ट्रेंड साफ दिखाई देते हैं। पहला, व्यापार का शस्त्रीकरण, जहां कूटनीति की जगह आर्थिक दबाव ले रहा है। दूसरा, बहुपक्षवाद का संकट, जहां यूएन जैसी संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। और तीसरा, व्यक्तित्व आधारित विदेश नीति, जहां नीतियां देशों के हितों से ज्यादा नेताओं के व्यक्तिगत अहंकार पर निर्भर हो गई हैं। और भारत जैसे देश के लिए, जो हमेशा एक नियम आधारित व्यवस्था का समर्थक रहा है, ये तीनों ही ट्रेंड्स बहुत चिंताजनक हैं। चलिए अब इस सारे विश्लेषण को समेटते हैं और सीधे सीधे परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करते हैं। आप इस जानकारी का इस्तेमाल प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में कैसे करेंगे? प्रीलिम्स के लिहाज से इन की टर्म्स पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जैसे सवाल बन सकता है, हाल ही में समाचारों में रहा व्यापार का शस्त्रीकरण, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? या फिर बोर्ड ऑफ पीस के संदर्भ में एक पक्षवाद और बहुपक्षवाद के बीच के अंतर पर कोई कथन आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं मेंस की। मान लीजिए आपके सामने ये सवाल आता है, तो इसका एक अच्छा उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप परिचय में व्यक्तित्व चालित कूटनीति को परिभाषित करेंगे। फिर मुख्य भाग में आप ट्रंप मैक्रोन विवाद जैसे हालिया उदाहरण देंगे। विश्लेषण करते हुए आप बताएंगे कि ये कैसे यूएन और डब्ल्यूटीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को कमजोर करता है। और अंत में एक संतुलित निष्कर्ष में आप भारत के दृष्टिकोण का जिक्र करते हुए कहेंगे कि संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र स्थायी रास्ता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि ट्रंप मैक्रोन विवाद सिर्फ एक व्यापारिक नोकझोंक नहीं था। ये असल में व्यक्तिगत नेतृत्व वाले एक पक्षवाद और स्थापित बहुपक्षीय नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बीच बढ़ते टकराव को दिखाता है, जो वैश्विक स्थिरता और कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। और अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर आप जरूर सोचिएगा। ये आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सवाल ये है,
इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में, जहां स्थापित राजनयिक नियम कमजोर हो रहे हैं और आर्थिक उपकरणों का राजनीतिक हथियारों के रूप में इस्तेमाल बढ़ रहा है, भारत जैसे विकासशील देशों को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कैसे करनी चाहिए, इस पर विचार कीजिएगा। धन्यवाद।